नोट्स एक्चुअली मैंने जो क्लासेस कराए गए, ठीक है। हेलो। हेलो। सुतीत। हेलो। ओके। तो एक्चुअली मैंने जो भी चीज़ कराए गए, ठीक है, उसका सारा नोट्स एक्चुअली ऑनलाइन में अवेलेबल है। और ये जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो एक नोट्स बन जाएगा। तो इसीलिए नोट्स बेसिकली ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एंगुलर में जो है, ये बेसिकली हर एक वर्जन्स में काफ़ी सारा चीज चेंजेस हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे नोट्स देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेन यही है कि कॉन्सेप्ट्स समझना है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 निकला था, लगभग ये 15 के आसपास। उसके बाद 4 निकला था, अ, उसके एक साल के बाद ही, एक 1.5 साल के बाद ही। उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 6 तक एक तरीके से स्टेबल था। उसके बाद 7, 8, 9 और एक तरीके से हुआ। उसके बाद 10 से चेंज होकर 13 तक थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। उसके बाद 14, 15 जो था वो अलग तरीके से था। ये 16 वाला जो था वो मॉडर्न, मतलब अभी के जो स्ट्रक्चर है और पहले का जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों का मिक्सचर था। उसके बाद ये 17 से कम्प्लीटली अभी नया स्ट्रक्चर में कम्प्लीट शिफ्ट हो चुका है। 16, 17, 18, 19, 20 लगभग एक जैसा ही था। उसके बाद अभी जो 21, 22, ये जो दोनों वर्सन है, ये दोनों वर्सन में बहुत सारा चीज़ें एडिशंस हुआ है। और कुछ चीज़ें अपडेट हुआ है। और ख़ास करके 2 में एआई पावर वाला जो ऑप्शंस है ये, और मतलब एआई ऑप्शंस यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो अभी के जितने भी फ्रेमवर्क्स है उसमें सारे एआई रिलेटेड जो चीज़ें है वो यहाँ पे दिया गया है। सारे फ्रेमवर्क्स में जितने भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है। तो ये एक्चुअली मेन जो चीज़ें है अपडेट हुआ है। तो मेनली हम लोगों को आज के डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई भी चीज़ सीखना है तो इसमें तो डेफिनेटली एआई का एक एंगल आता ही है। और साथ ही साथ हम लोगों का जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे उसका मेन जो है, 2 तरीके से हम लोगों का नॉलेज को सही रखना पड़ेगा। एक है फंडामेंटल नॉलेज, और दूसरा है उसका प्रोसेस को किस तरीके से हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एआई रिलेटेड काम को जानना पड़ेगा। क्योंकि एआई से अगर यूज़ करेंगे तो हम लोगों का जो काम है उसको और भी फाइन ट्यून होगा और बेहतर तरीके से होगा। समझ रहे? हेलो। हाँ सर। क्योंकि अभी के डेट में कोई भी काम अगर बिना एआई यूज़ करके करे तो काम को करना तो हो आ जाएगा, लेकिन उसका जो पॉलिशिंग है, उसका जो फिनिशिंग टच जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और आज जब कंपटीशन आ चुका है, सब भी ने बेहतर क्वालिटी का काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को भी बेहतर क्वालिटी का काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए फंडामेंटल सबसे पहला चीज़ है। क्योंकि विदाउट फंडामेंटल नॉलेज, विदाउट स्ट्रॉन्ग डेप्थ, हम लोग अगर सिर्फ एआई को यूज़ करेंगे तो बहुत सारा चीज़ें गलतियाँ करते हैं एआई ने, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो भी चीज़ बना रहे वो आखिर में जाके हम लोगों को ड्रॉप कर सकते, मतलब ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब उसका यूजेस होगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, एआई एक टाइम के बाद वो सारा चीज़ हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। मतलब बोल कुछ रहे हो, वो समझ कुछ रहा है और दे कुछ और रहा है। तो ऐसा चीज़ होना शुरू हो जाता है एआई में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर किसी को डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ हम लोग
एआई से प्रॉपरली नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिकली एक डंप एम्प्लॉय है जिसमें थोड़ा बहुत तो इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको प्रॉपर गाइड करने वाला अगर सही नहीं हो तो वो गलती करेगा। कभी एआई यूज़ करिए अपने काम पे? हाँ मतलब कुछ कुछ तो हम लिए हैं। हम्म। मतलब ऐसे हम मोस्टली ऑफिस में सीक्वल वाला काम करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा यूज़ किए हैं। अच्छा, सिक्योर में ज़्यादातर टाइम में एआई को यूज़ किया, मतलब क्वेरी ज्वाइनिंग का कुछ हाँ नोट्स लिए होगा। हाँ हाँ, तो बेसिकली हाँ उस तरीके से चीज़ें लेना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होगा, पहला हम लोगों का जो पार्ट होगा वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल में बेसिकली यहाँ पे जो एंगुलर में जो भी नया फीचर्स जो भी आया है, इसका तो फीचर्स हम लोग बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को सबसे पहले इसका जो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, इसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ जावास्क्रिप्ट हम किए थे। टाइपस्क्रिप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बेसिकली क्या है जावास्क्रिप्ट में हम लोगों के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो जावास्क्रिप्ट है उसी को ज़्यादातर हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे कॉल बैक बोलकर एक फंक्शनलिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जितने भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर्स अभी इम्प्लीमेंटेड होता है ज़्यादातर, वो उसमें कॉल बैक के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा यूजेस होता है। तो कॉल बैक फंक्शंस कभी यूज़ किए, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है? नहीं। ओके, एसिंक फंक्शंस का कोई, और एसिंक का? हम सुना है, मतलब ऐसे सुना, हाँ, यूज़ नहीं किया हम। एसिंक यूज़ नहीं किया। अच्छा, नहीं। एक्चुअली क्यों मैंने ये सारा चीज़ पूछ रहा हूँ कि मुझे पहले जानना पड़ेगा कि क्या क्या नॉलेज गैप है, उसी हिसाब से मैं ट्रेनिंग कराएगा तो बेहतर होगा। तो इसलिए क्या होगा, जो चीज़ क्योंकि बेसिकली मुझे तो नहीं लगता कि इफ एल्स कंडीशंस लूप्स वाला जो पार्ट है वो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक है ना। हाँ हाँ और एज ए प्रोग्रामर जब काम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर तो नॉलेज होगा ही, है ना। हाँ हाँ सर। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्रामिंग का रोड मैप बनाते हैं कि कैसे हम लोग अपना लर्निंग जर्नी करेंगे, ठीक है। हम्म, 100 यहाँ पे नंबर वन जो होता है, हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्टेप्स होते हैं, प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेजेस स्टेप्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भी स्टेप्स है उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला स्टेप्स होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स और उसके साथ होता है डेटा टाइप्स। ओके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये है पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप्स है कंडीशंस एंड लूप्स। लूप्स और इसके साथ आता है हम लोगों को ऑपरेटर्स, है ना। हम्म, इसके साथ आता है ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मिलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में OPS ओप्स बोलते हैं। उसके बाद आता है लाइब्रेरी और पैकेजेस। इसके बाद आता है फ्रेमवर्क्स। और इसके बाद जाके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली प्रोसेस मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या सॉफ्टवेयर डेवलपर का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप्स जो है, ये 6 स्टेप्स ऑलमोस्ट हम लोगों को जानना पड़ता है किसी भी लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहला जो 2 स्टेप्स है वो शायद डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। थर्ड स्टेप में जो फंक्शंस है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इनिशियली। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद लाइब्रेरी और पैकेजेस, एंड देन फ्रेमवर्क। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एंगुलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है, तो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? var a या b, जो भी वेरिएबल का नाम देते हैं। जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में मतलब जावास्क्रिप्ट 2015 के पहले एक तरीके से काम होता था, 2015 के बाद से और एक तरीके से काम होता है। जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल कोड नेम है इक्मास्क्रिप्ट। ओके, ये जानते हो? जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल कोड नेम है इक्मास्क्रिप्ट, ECMASCRIPT। ये है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड नेम। क्योंकि बीच में एक बार हुआ था कि जावा ओन करते ओराकल ने, तो ओराकल बेसिकली बोला था कि अपना जो जावास्क्रिप्ट बोलकर जिसको मार्केटिंग कर रहे हो, उससे नाम जावा जो नाम है उसको हटा लो। तो ये एक बार बात हुआ था। तो बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ था, 1996 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, मतलब वो 1991 से ही था। तो उसी लैंग्वेज को एक्चुअली 1996 में उसको रीब्रांडिंग हुआ था। ठीक है, रीब्रांडिंग हुआ था, और उसको कोड नेम जो था वो था ऑर्का, और ऑर्क या ऑर्का ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, तो बेसिकली जो कोड नेम था, उस कोड नेम को बेसिकली बाद में जाके रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे थे उन डेवलपर्स ने। तो यहाँ पे बहुत सारा नाम सजेस्ट हुआ था, तो एक नाम सबको पसंद आया, जिस नाम था जावा। और जावा जो नाम है, जावा एक्चुअली एक आइलैंड है, जिस आइलैंड में कॉफ़ी बीन्स बनता है, मतलब कॉफ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रहता है। तो इसी वजह से वो जो नेम है ना जावा, वो नाम बहुत ज़्यादा पसंद हुआ, और उसका जो लोगो बना, ऑफिशियल लोगो, वो भी कॉपी का है लोगो उसका। तो बेसिकली वही है जावा लैंग्वेज का मेन स्टेपिंग पॉइंट 1996 में। और उसी साल में मतलब
ये भी एक ब्राउज़र लेवल जो लैंग्वेज था ब्राउज़र में चलने वाला, वो था जावास्क्रिप्ट। उसका भी एक्चुअली वो लोग भी अपना चीज़ों को मार्केट में लाए थे, उसमें भी सब कुछ होता था जावास्क्रिप्ट में भी। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट जो था वो नियर टू सी लैंग्वेज का था, लेकिन सी लैंग्वेज से काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी इजी होता था इस लैंग्वेज को यूज़ करना। बट मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या था, इसका पॉपुलैरिटी नहीं आ रहा था। तो ये लोग क्या किया, इस लैंग्वेज का नाम दे दिया जावास्क्रिप्ट। जैसे ही जावास्क्रिप्ट दे दिया लैंग्वेज का नाम, तो बहुत सारे लोग क्या किया, जावा सीखना शुरू किया था उस टाइम पे। तो जावा सीखने के टाइम पे जावा में क्या होता था, जावा में प्राइमरी जो भी चीज़ें लिखना पड़ता है, जो भी प्रोग्रामिंग प्राइमरी जो भी प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता था, जावा में प्राइमरी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए भी एक क्लास पहले लिखना पड़ेगा, उसका मेन फंक्शंस के अंदर एक्चुअल जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो पाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड लैंग्वेज हो जाता था उस पर्टिकुलर चीज़ के वजह से, क्योंकि उसमें पहले मतलब क्लास डिफाइन करो, उसके बाद जाके अपना प्रोग्राम जो है वो रन होगा या लिख पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था एक बिगिनर्स के लिए। लेकिन जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करें कभी, तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या है, किसी भी तरह से हम लोग कोई भी क्लास ऑब्जेक्ट मतलब क्लास डिक्लेयर ना करके डायरेक्टली हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो भी लिखेंगे उसको लिखने के साथ हम लोग HTML पेज में एम्बेड करके उसका जो आउटपुट है वो देख सकते थे ब्राउज़र पे। तो ये था बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस, जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग गलती करके जावा सीखने के टाइम पे जावास्क्रिप्ट सीख लिया। तो ऐसे करके जावास्क्रिप्ट का जो पॉपुलैरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायनेमिक था, इजी टू यूज़ था, क्विक एंड फास्ट एग्जीक्यूशन था। तो इसी वजह से क्या है, जावास्क्रिप्ट को सीखना और जावास्क्रिप्ट में काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता था। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी था जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जावास्क्रिप्ट का 2015 के पहले 2015 के पहले जो जावास्क्रिप्ट होता था, उसमें जावास्क्रिप्ट अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग वर्जन्स में चलता था। कैसा, क्योंकि बेसिकली हम लोगों के पास मतलब उस टाइम पे या अभी भी हर एक जावास्क्रिप्ट में हर एक प्लेटफॉर्म में जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज चलता है उसमें अलग अलग सिंटैक्सेस यूज होता था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़ करता था ब्राउज़र में, तो उसमें ब्राउज़र एक्चुअली जावास्क्रिप्ट सारा ब्राउज़र में ही चलेगा। तो विंडोज़ वालों ने क्या करता था, अपना माइक्रोसॉफ्ट में सारा जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए उसमें एक्चुअली वो लोग ट्राई किया था पहले 2006 तक ट्राई किए थे ऑलमोस्ट 2006 तक वो लोग ट्राई किया था कि वीबी स्क्रिप्ट बोलकर जो अपना विजुअल बेसिक का जो लैंग्वेज है उसको एक्चुअली ब्राउज़र में चलाने की। लेकिन वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो इसी वजह से वो मतलब ड्रॉप हो गया था उस प्रोसेस को। उसके बाद जाके जावास्क्रिप्ट जो है वही स्टैंडर्ड बना, उसी को ज़्यादातर लोग पसंद किया। लेकिन जावास्क्रिप्ट का मेन प्रॉब्लम क्या था कि जावास्क्रिप्ट को चलना है ब्राउज़र के ऊपर बेस करके, और ब्राउज़र बेसिकली क्या करता था, अपना फुटप्रिंट रखने की कोशिश करता था। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोलता था कि मुझे अगर जावास्क्रिप्ट में किसी भी स्पेशल टाइप का कोई फीचर्स अप्लाई करना है, उसमें MS करके एक प्रीफिक्स डालना पड़ेगा किसी भी चीज़ के ऊपर। सेम चीज़ ओपेरा ब्राउज़र था तो उसमें वो डालना पड़ेगा। मोजिला बोला था कि मुझे मोज चाहिए, मोज बोलकर जो उसमें एक्स्ट्रा जो एडिशन है वो भी उसमें डालना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग ब्राउज़र्स ने अलग अलग एक्सटेंशंस की डिमांड करके जावास्क्रिप्ट कोड को इम्प्लीमेंटेशन की ऑप्शंस दिया था। तो ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम, समझ आया जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम क्या था। तो ये जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम जो था, उसके बाद 2005 के आसपास ये जो गूगल क्रोम जो है वो निकला था। ठीक है, तो गूगल क्रोम जब निकला
तो गूगल क्रोम ने वो सारा चीज़ को मतलब ऑब्सोल्यूट कर दिया। एग्जैक्ट जो जावास्क्रिप्ट कोड है उसी को गूगल क्रोम ने सपोर्ट किया। उसके बाद एप्पल ने भी एप्पल का जो सफारी ब्राउज़र है वो भी सेम कोड को अप्रूव दे दिया कि जावास्क्रिप्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे अपने ब्राउज़र में। तो इसी वजह से क्या हुआ, सफारी ब्राउज़र और गूगल क्रोम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया एज पर डेवलपर प्रोस्पेक्टिव। मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे अगर देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग शायद डेवलपमेंट के लिए क्रोम ब्राउज़र को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो ना अपने हाँ डेवलपमेंट टाइम में? तो क्यों क्रोम ब्राउज़र यूज़ होता है? क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली जो ऑप्शंस थे उसी को रखा था। और इस जो अलग अलग ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी जो है उसको मैनेज करने के लिए जे क्वेरी जो है वो लैंग्वेज, मतलब जे क्वेरी बेसिकली उस टाइम पे 2003 में निकला था, ये अलग अलग वर्जन्स के वजह से। ठीक है, कि एक ही कोड लिखे जिसमें अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग कोड चला जाए, इसी वजह से ये जे क्वेरी वाला जो फ्रेमवर्क है वो आया था। तो अभी मेनली क्यों मैंने ये बैकअप हिस्ट्री बताया कि जावास्क्रिप्ट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ, क्या ये बात करना सही था? हाँ सर। ओके, तो बेसिकली यही था जावास्क्रिप्ट का बैकअप हिस्ट्री। उसके बाद जब ये 2015 में जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ, और उस टाइम पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो कोड नेम है वो इक्मास्क्रिप्ट ही था। लेकिन इक्मास्क्रिप्ट को एक्चुअली इक्मास्क्रिप्ट कोई नहीं बोलता था, उसको बोलता था जावास्क्रिप्ट। तो इक्मास्क्रिप्ट था 4 नहीं, जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट 5, या यहाँ पे इक्मास्क्रिप्ट 5 जो था वो एक्चुअली लगभग 10 साल तक चला। मतलब 2005 से लेकर 2015 तक ये इक्मास्क्रिप्ट 5 जो था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, ES5, इसको शॉर्ट में ES5 बोलते हैं, इक्मास्क्रिप्ट 5। तो इक्मास्क्रिप्ट 5 2005 से 2015 तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लगभग 10 साल। उसके बाद 2015 में इक्मास्क्रिप्ट 6 निकला था, और 2015 में जो इक्मास्क्रिप्ट 6 जब निकला, इसमें काफ़ी सारा चीज़ें चेंजेस आया। क्योंकि पहले जो इक्मास्क्रिप्ट होता था उसमें क्लास बोलकर कोई सिंटैक्स होता नहीं था, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर करना पड़ता तो उसका जो क्लास का जो प्रोसेस था वो अलग तरीके से डिफाइन करते थे। उसमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए हम लोग हमेशा फंक्शंस को यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, एक किसी भी टाइप का फंक्शंस, मतलब ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए उसमें क्लास सिंटैक्स था नहीं, और क्लास सिंटैक्स नहीं होने की वजह से क्या हुआ था, उसमें बहुत अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम भी था। जैसे इक्मास्क्रिप्ट 5 में एक प्रॉब्लम था कि विदाउट वेरिएबल मतलब डिक्लेरेशंस हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, और उस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग उसका जो आउटपुट है वो हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा, और उसके बाद ये जो कोड है ये कोड क्या सही है या गलत है? नहीं, क्या नहीं? मतलब आप ये कोड सही है, वेरिएबल ये कोड सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? वेरिएबल का टाइप नहीं है। एक्चुअली ये कोड गलत नहीं है, क्योंकि विदाउट इनिशियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन लगाया नहीं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम तो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोडिंग देखा जाए, बट ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि विदाउट इनिशियलाइजेशन हम लोग यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली पहला चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये प्रॉब्लम है, और इसको एक्चुअली रन करने के लिए हम लोग Node.js अभी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कोड को कंपाइल टाइम में दिखाने के लिए। मतलब अभी यहाँ पे मैं ब्राउज़र में इसको एम्बेड नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट चलाते हैं। तो इसमें यहाँ पे app.js करके इसको चला देता है।
तो क्या हुआ, आउटपुट निकल आया है है ना। हाँ। तो बेसिकली क्यों आया ये आउटपुट, यहाँ पे तो गलती था ना। हम्म, अगर गलती होता तो निकल आउटपुट नहीं देता। हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई गलती दिखाया नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कोड गलत नहीं है। ये कोड गलत नहीं है। तो यही सी इसी शुरुआत में, मतलब मैंने बोला था कि मैं वेरिएबल के बारे में बात करूँगा नहीं, बट जावास्क्रिप्ट के टाइम पे मुझे इस वेरिएबल के बारे में भी बात करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली इनिशियली इंटरव्यू टाइम में प्रॉब्लम करता है। तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ को क्लियर करना सही समझा, तो इसलिए मैंने ये बोला। और वैसे भी जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नॉलेज थोड़ा सा कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज मतलब प्रोग्रामिंग वाइज भार देखे होगे, तो इसीलिए भार के बारे में बात किया। लेकिन कभी जानते थे कि इसका विदाउट इनिशियलाइजेशन भी डायरेक्ट डिजिटलाइज हो जाता है। नहीं, मतलब वैसे मेथड्स में होता है कि हाँ वो इनिशियली पब्लिक हो गया ऐसे वेरिएबल में। बट इस तरीके से जो होता है वो पता नहीं था ना। नहीं तो बेसिकली यहाँ सर, पे ये हाँ, तो जावास्क्रिप्ट हम सर किए थे, मतलब आई थिंक 2021 में हम्म हम जब तक एंगुलर यूज करे तब तक तो वो ठीक था, बट उसके बाद फिर मतलब हमको लगता है पूरा ही छूट गया। हम्म तो ठीक है, पूरा ही कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एंगुलर के टाइम पे थोड़ा सा उसका रिविजन्स करना पड़ता है, क्योंकि एंगुलर जो है वो कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट के ऊपर और उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया है। तो मतलब इसलिए लॉजिक तो लिखना पड़ेगा, लॉजिक तो हाँ, तो सिमिलर है। लॉजिक तो बेसिकली सारा चीज़ आया है जावास्क्रिप्ट से ही, तो इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है जावास्क्रिप्ट के बारे में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेनली क्या है, ये था प्रॉब्लम, ये ES5 का प्रॉब्लम है। अभी ES6 क्या बोला, स्ट्रिक्ट, ये ऑप्शंस लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये लगा दिया यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये जब से ही लगा तो ये ES5 से ES6 बन जाता है। ठीक है, ये लगते ही ES5 से ES6 हो जाता है। और जैसे ही मैंने ये सेट किया, क्या हुआ, इज नॉट डिफाइंड। अभी बोलना शुरू कर दिया। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लॉजिक जो होता है उसके वजह से हम लोगों को पहले यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तब जाके उसका कॉलिंग हो सकता है या इनिशियलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, समझ सर आया ये मतलब आप HTML मतलब ECMA स्क्रिप्ट अगर 5 बोल रहे थे, मतलब HTML5 को ही वो आप बोल रहे हैं क्या? ना। HTML5 अलग चीज़ है, ECMAScript जो है वो अलग चीज़ है। मतलब HTML5 जो है ना, वो बेसिकली HTML जो है वो फॉर्म ऑफ XML लैंग्वेज है। ठीक है, XML एक्चुअल लैंग्वेज है, XML जो है वो एक्चुअल लैंग्वेज है। उसका कुछ क्यूरेट मतलब कुछ सेटअप सिंटैक्स है जो HTML में यूज़ होता है। और उसी HTML का जो मतलब क्या बोलते हैं उसका प्रपोजल्स जो है, मतलब कौन कौन सा सिंटैक्स किस तरीके से काम करेंगे, उसका सारा प्रपोजल्स w3c.org में पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें जो बड़े बड़े जो डेवलपर्स होते हैं w3c.org में, वो एक्चुअली प्रपोजल सबमिट होता है कि ये लैंग्वेज मतलब इस सिंटैक्स को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए हर एक ब्राउज़र में। उसका प्रपोजल डालते हैं डेवलपर्स ने, बड़े बड़े कंपनी से, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ये सारे कंपनी का जो डेवलपर्स होते हैं बड़े कंपनी का, वो लोग उसमें प्रपोजल डालते हैं कि मुझे इस तरह का सिंटैक्स ये सही लगता है। तो इस तरीके से जो भी HTML सिंटैक्सेस होते हैं
वो सारे सिंटैक्सेस एक्चुअली XML का ही पार्ट है। जो पहले हम लोग स्कीमा यूज़ करते थे HTML4 तक। HTML4 में जब HTML4 जब तक था, उसमें एक स्कीमा बोलकर ऊपर में एक लाइन अटैच करना पड़ता था। XML स्कीमा बोलकर एक URL डालना पड़ता था। मैंडेटरी था नहीं, बट डालना पड़ता था। वो जो URL था, उसी URL में क्या होता था, उसमें हर एक स्कीमा का मतलब हर एक जो HTML कोड जो भी लिखते थे, उस HTML कोड किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसका एक इंस्ट्रक्शंस होता था उस पर्टिकुलर URL में, और उसी हिसाब से ब्राउज़र का जो कोड है वो काम करता था। तो यही था बेसिकली HTML4। और HTML5 जब आया, तो HTML5 में बेसिकली जो W3C कंसोर्टियम जो था, उसमें जो स्टैंडर्ड था, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है हर एक ब्राउज़र। ठीक है, समझ आया कि हाँ HTML5 सर। क्या है। और हाँ सर। ECMAScript जो है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है या ECMAScript जो है, वो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब बेसिकली HTML जो है वो फ्रंट एंड पार्ट है, ठीक है, UI वाला पार्ट। इस HTML एंड CSS UI वाला पार्ट है, फ्रंट एंड। और बैक एंड में जब इंटरेक्टिविटी करना है, जो कोडिंग जिसके थ्रू डेटा को ले आना देना, ये जो भी काम है, वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML CSS जस्ट डिजाइनिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML और CSS है डिजाइनिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग का लॉजिक यूज़ होता नहीं है। उसमें वेरिएबल डिक्लेरेशंस, उसके बाद उसमें जो मैंने जो प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल दिखाया, ये फंडामेंटल उसमें काम नहीं करता है, ठीक है। यस। तो ये HTML का जो पार्ट है, उस वो फंडामेंटल यूज़ नहीं होता है। अगर वो फंडामेंटल यूज़ होता है, मतलब ये फंडामेंटल अगर यूज़ होता है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ ही होता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट वो फंडामेंटल काम नहीं करता है HTML CSS में डायरेक्टली, ठीक है। तो HTML CSS डायरेक्टली सिर्फ जस्ट डिजाइनिंग लैंग्वेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर ये जितनी भी फंडामेंटल्स है, ये फंडामेंटल अगर मीट करना पड़ेगा, तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट जावास्क्रिप्ट वो फंडामेंटल काम नहीं करेगा प्रोग्रामिंग का। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों को मतलब जावास्क्रिप्ट खुद और HTML CSS को भी साथ में लेकर चलता है फ्रंट एंड में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का जो पहला जो पार्ट है, ये सिक्स एक्चुअली क्या हुआ था, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जहाँ पे यूज स्ट्रिक लिखने से पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंडेटरी हो जाता है, और साथ ही साथ और भी दो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऑप्शंस आता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है लेट, और दूसरा आता है कॉन्स्ट। तो बेसिकली अभी वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए हम लोगों को भार, लेट एंड कॉन्स्ट, ये तीनों सिंटेक्स अभी अप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी पता है कि भार का भी यूज़ होता है, लेट का भी यूज़ होता है, कॉन्स्ट का भी यूज़ होता है। सर वैसे डिफरेंस हम दोनों, हम्म? मतलब हम तो ऐसे वैरी वैरी यूज करते थे। एक्चुअली ज़्यादातर जो डेवलपर काम करते हैं मिक्स्ड प्लेटफॉर्म के साथ, मतलब जैसे कि .NET बैकग्राउंड है, तो जावास्क्रिप्ट में आए, तो जावास्क्रिप्ट में भार ही देखे होगे ज़्यादातर, तो भार से ही एक्चुअली काम करते हैं। बट जब टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखते हो, कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ता है, तब कौन सा सिंटेक्स यूज़ करते हो इस दिनों में? सर अभी हम अगर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट हम वापस स्टार्ट करते हैं, तो मतलब टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट करें सीधा या जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें? एक्चुअली मैंने जो चीज़ से सिखा रहा हूँ ना, ये टाइपस्क्रिप्ट का भी पार्ट है। अगर ये टाइपस्क्रिप्ट में भी चेंज कर दे, तो ये टाइपस्क्रिप्ट का भी पार्ट है।
सो मतलब जावास्क्रिप्ट का मतलब थोड़ा और एडिशन होगा तो वो टाइपस्क्रिप्ट हो गया ना, मतलब ऐसा। टाइपस्क्रिप्ट का मेन टाइपस्क्रिप्ट का एक्चुअल बेस जो है वो जावास्क्रिप्ट है। और टाइपस्क्रिप्ट में अगर हम लोग यहाँ पे टाइप डाल दें तो हो गया टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का मेन जो बेस है वो जावास्क्रिप्ट ही है। टाइपस्क्रिप्ट का जो मेन बेस जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है। यहाँ से अगर हम लोग मैंने डायरेक्टली इसको चलाने की कोशिश करेंगे अभी, ये डायरेक्टली चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में अगर मैं इसको टीएस जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया तो ये चल गया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो अभी टीएस फाइल में जस्ट सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा हुआ है, स्ट्रिंग टाइप दिया हुआ है, वेरिएबल है, आउटपुट निकला है। तो मतलब बेसिकली जो भी नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो टाइपस्क्रिप्ट में चलता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही बढ़ के टाइपस्क्रिप्ट हुआ है। जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ चेंजेस है, जो जो चीज़ें यूज़ हो रहा है, वो सारा चीज़ थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने जो बात कर रहा हूँ ये टाइपस्क्रिप्ट का ही बात कर रहा हूँ और ये जावास्क्रिप्ट का भी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का बात कर रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है हम लोग टाइपस्क्रिप्ट टिप कर रहे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विथ सिंटेक्स फॉर टाइप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोला, मतलब जावास्क्रिप्ट में मतलब टाइपस्क्रिप्ट का कुछ सिंटैक्स। बोल रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है। टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विथ सिंटेक्स फॉर टाइप्स। मतलब यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है, बट यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो टाइप्स डिफाइन करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको एक्चुअली मेंशन करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो अलग कुछ है। वो मेन जो चीज़ है कि ये जो है जावास्क्रिप्ट ही है, बट इसके साथ जब यहाँ पे डेटा टाइप सेट कर दिया ये हुआ एक्चुअली टाइप्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही टाइप्स बैठाया तो यहाँ पे तो गलती होना चाहिए था, है ना, नंबर दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम बोला। बट यह जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम अगर है तो ये है टाइपस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट ने बोला कि यह नंबर होगा और यहाँ पे वैल्यू बैठा दिया स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम जो है ये जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है टाइपस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट बोलता है कि जैसे ही डेटा टाइप्स डिफाइन हुआ तो वैसे ही वैल्यू बैठना चाहिए। ठीक है, बट बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नोड में टाइपस्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये समझ रहे कि इसको एज ए जावास्क्रिप्ट जैसे ही इसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इससे ज़्यादा अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम में करता तो टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम डायरेक्टली नोड जेएस में चलता नहीं था। उसको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। इसको पहले कंपाइल करने के लिए पहले चेकअप करना होगा कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है कि नहीं है हम लोगों के सिस्टम के अंदर। अगर है तो टाइपस्क्रिप्ट को पहले हम लोगों को जो इनपुट फाइल है उसको डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो आउटपुट फाइल जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जाके हम लोगों का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट ये आएगा। ठीक है, सही समझ में नहीं आया, मतलब अब ये जब एग्जीक्यूशन की तो क्लास रन डॉलर, कौन सा? आप वो जो कमांड लिखे ना ये वाला ऐसे टीएस, हाँ टीएससी, डॉलर तो वो ये हाँ वो तो टीएससी क्या वो हाँ टाइपस्क्रिप्ट। हाँ, टीएससी मतलब टाइपस्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। टीएससी मतलब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर।
टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को यूज़ करके टीएस फाइल को एक्चुअली कंपाइल किया। मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐप डॉट जेएस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये भी लिखते तो भी काम बन जाता। जस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब अभी अगर करेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप जो है ये है, और इसका जो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा, और यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हुआ तो बाहर में जाके ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अभी यहाँ पे मैंने जो बात कर रहा था कि यहाँ पे भार के बाद लेट कॉन्स्ट, ये दोनों ऑप्शंस है। ये दोनों ऑप्शंस बेसिकली क्या करता है, भार बेसिकली क्या होता है, एक बार हम लोग यहाँ पे भार डिक्लेयर करके यहाँ पे एक वैल्यू बैठा दिया, उसके बाद फिर से अगर भार ए करके मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम बोल सकता है। मैंने यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे भार ए करके एक बार डाल दिया, फिर से मैंने यहाँ पे भार ए बोलकर SATYAJIT सत्याजित लिख दिया, तो कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पे? सब दोनों आएंगे। नहीं, पहले शिवाजी ही आएगा बस। नहीं, लास्ट वाला आएगा। टॉप टू बॉटम जाता है ना एग्जीक्यूशन। हाँ, टॉप टू बॉटम ही है ना। तो पहला जो है वो उसके ऊपर ये ओवरराइट कर गया ना। अच्छा, ये मतलब वहाँ पे वो कुछ console डॉट रीड लाइन नहीं था, इसलिए अगर रीड लाइन हो तो रुक जाता वहीं पर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे तो कंसोल लॉग तो लिखा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखाएगा नहीं, यहाँ पे यही दिखाएगा जो लास्ट में अपडेट हुआ है। ठीक है ना? तो इसी वजह से यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली सेकंड पार्ट में आ रहा है, मतलब यही लास्ट अपडेट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये भार वाला ऑप्शंस देख लिया, अभी यहाँ पे लेट कर देते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लेट कर देता हूँ तब क्या होगा देखते हैं। लेट करने के टाइम पे क्या बोला, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब बेसिकली बोल रहा है कि ये पहले से तो डिक्लेयर था, फिर से क्यों डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला कि पहला डिक्लेरेशन ठीक है, बट दूसरी टाइम डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ तो क्या होगा, क्या होगा ये अभी? सब शिवाजी प्रिंट होगा बस नहीं, डायरेक्ट। यहाँ पे भी सत्याजित आएगा, क्योंकि वेरिएबल जो था वो तो डिक्लेयर हुआ, लेकिन वैल्यू जो है वो तो रीअसाइन हुआ। ओके, तो सर मतलब वेरिएबल और लेट में मतलब मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर सकता है, भार जब था ना, भार यूज़ करने का मतलब यही था कि जैसे ही भार यूज़ करते वो री इनिशलाइज हो रहा था भार में। और यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि एक बार इनिशलाइज जब कर दिया है तो फिर से री इनिशलाइज कर नहीं पाओगे। लेट मतलब लेट करके अगर मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ तो ये री इनिशलाइज हो रहा था, जो भार अप्लाई कर रहा था, भार एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन लेट में वो एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब लेट में मतलब एक बार हुआ, मतलब मान लीजिए लेट ए इक्वल टू शिवाजी, और दूसरी बार अगर वैर अगर हम मान लीजिए लेट ही रखते तो वो सत्याजित प्रिंट होता। नहीं, लेट में रीअसाइन कर सकते हैं ना वैल्यू। लेट में नहीं होगा, लेट में नहीं होगा, ये ओनली भार में होता। अगर यहाँ पे भार था
यहाँ पे भी भार था, तभी ये सूत्रित आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे लेट है और यहाँ पे भी भार है, तब पर भी प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे भार है, यहाँ पे लेट है, तब पर भी प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि लेट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे लेट बोलता है कि मुझे एक इंडिविजुअली स्कोप दो जो मेरे लिए यूजेबल हो। मतलब बेसिकली लेट क्या करता है, एक बार इनिशियलाइज होगा, एक बार मेमोरी को ब्लॉक करेगा, उसके बाद जाके उसमें वैल्यू। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, रिकनेक्शन। ओके। तो एक्चुअली लेट क्या होता है, लेट में बेसिकली एक बार जब वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हाँ, तो लेट में क्या होता है, एक बार जब वैल्यू इनिशियलाइज हो जाता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम अगर वैल्यू हम लोग अपडेट करते तो वैल्यू अपडेट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू अपडेट हुआ, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हम लोग अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर हम लोग फिर से वैल्यू असाइन कर सकते हैं या नहीं, नॉर्मली। क्या बोले सर, आवाज गया। अगर हम लोग एक बार वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, हाँ, वेरिएबल में, उसके हाँ, बाद हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से हम लोग उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं या नहीं। हाँ, तो वही है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक बार हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, फिर से हम लोग उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बस इतना ही। बट उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक, हाँ, बेसिकली भार जब कर रहे थे तो भार को डिक्लेयर कर रहे थे, तो भार यूज़ करने का जो मतलब है, उसमें डिक्लेरेशंस काफ़ी टाइम हो सकता है, बार बार हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है लेट जब यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्ट। अगर कॉन्स्ट यूज़ करते हैं तो अभी क्या होने वाला है? हेलो। कॉन्स्ट क्या मतलब कांस्टेंट? कांस्टेंट तो मतलब, कांस्टेंट मतलब जो एक बार वैल्यू असाइन हो चुका है उसमें नेक्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है और वैल्यू जो है वो वैल्यू ही है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, कॉन्स्ट लिखने के बाद, ये शिवाजी जो लिखा हुआ है यही है इसका वैल्यू और यही है इसका डेटा टाइप। अभी ये बन चुका है, मतलब ये डेटा टाइप के हिसाब से और कुछ किसी चीज़ को लिया नहीं, जस्ट ये आपने इसी को ही एज डेटा टाइप्स मान लिया। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे किसी भी हाल में हम लोग को रीअसाइन तो हो नहीं सकता। सर ये मतलब अगर डेटा टाइप अगर डिफरेंट रहता, मान लीजिए कॉन्स्ट ए इक्वल टू नंबर रहता अगर, तो कुछ भी कॉन्स्ट या नंबर अगर होता तो ओनली नंबर ही लेता, नंबर वैल्यू ही असाइन होता। मतलब जो भी डेटा टाइप्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे या जो भी वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे, एक बार में ही वैल्यू असाइन होगा और वो वैल्यू का जो इनपुट आउटपुट जो है वो बंद हो गया। मतलब एंटर जो स्कोप है उसमें उसी वैल्यू का ही सिर्फ इनपुट आउटपुट दिखेगा। ये है बेसिकली ये तीनों जो वेरिएबल डिक्लेरेशंस है, ये तीनों वेरिएबल का मेन फंड है। क्योंकि हम लोग जब टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, काम करेंगे, तो काफ़ी बार ये तीनों जो वेरिएबल्स है इसका थोड़ा सा इधर उधर होता है, और ये बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को काफ़ी टाइम पूछा भी जाता है। हेलो। हेलो, सुदीत हो क्या?
क्या इधर उधर घूम रहे हो क्या? नहीं बात कर रहा था। मैं जो लेक्चर्स कर रहा हूँ, क्या वो इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है? नहीं सर ठीक नहीं नहीं, खुल के बताओ तो मैं उसी हिसाब से निकल जाएगा। है। नहीं नहीं सर ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, जो भी मैं चीज़ से सिखा रहा हूँ। हाँ सर बस हमको एक चीज़ मतलब मेरे दिमाग में लग रहा है ऐसा कि हम मतलब कैसे स्टार्ट करें, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे आप ये सब बोल रहे हैं ठीक है, बट थोड़ा सा हमको भी लग रहा है कि हाँ मतलब ये सब हम भूल चुके हैं। ये जो भूल चुके हो ना, बेसिकली क्या है, क्यों कौन सा चीज़ सीखना चाहिए। यहाँ पे W3 स्किल्स पता है? हाँ हाँ। तो W3 स्किल्स में जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है, ये हम्म, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में मतलब क्योंकि अगर एंगुलर में देखो, बेसिकली एंगुलर डेवलपर को भी अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है, ठीक है। हम्म, ओनली एंगुलर डेवलपर्स कोई अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है, क्योंकि एंगुलर जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड में जो मोस्टली फ्रंट एंड का जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीट करता है। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक जो है, इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा चेंज कर चुका है। तो इसी वजह से एंगुलर का काफ़ी जगह पे इसका प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग एंगुलर पसंद करते हैं, बहुत सारे कंपनी एंगुलर पसंद नहीं करते इसका चेंजेस की वजह से, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा स्टक करता है। सर लेकिन हम लोग सीखें मतलब कौन सा वाला वर्जन सीखेंगे, लेटेस्ट जो रहेगा हाँ, वो? लेटेस्ट वाला ही सीखेंगे, 22 में ही सीखेंगे, ठीक है। बट बेसिकली उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के नॉलेज जो है होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे जावास्क्रिप्ट से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट क्वेश्चंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो टाइपस्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है, टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। टाइपस्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल जो साइट है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे मेनली हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मैनेज करता है। लेकिन इसका मेन जो पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट से इनहेरिट होकर आया है। इसीलिए क्या है, इसका जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट इसमें पहला है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑप्शन जो है वो डेटा टाइप्स है। अभी मेनली क्या है, मैंने क्यों जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों एक साथ में मैं मिक्स कर दिया, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अ, जो काम हम लोग टाइपस्क्रिप्ट से कर रहे हैं वो सेम काम हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही होता है कि हम लोग जब कोड लिखते हैं ना, अगर जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा, उस जावास्क्रिप्ट कोड में कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप्स चाहिए था, कहाँ पे कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा वेरिएबल एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, कौन सा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, टाइपस्क्रिप्ट में जब लिखते हैं वो बता देता है किस में क्या चीज़ है और किस में क्या चीज़ नहीं है, किस में क्या देना पड़ेगा, किस में क्या नहीं देना पड़ेगा। ये एक्चुअली टाइपस्क्रिप्ट लिखने के टाइम पे बता देता है। हम्म, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो उस तरह का सजेशंस या उस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट करता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी हम लोग कोड लिखने के लिए और कोड को क्लीन रखने के लिए हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ मेनली हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर कोड का जो प्रोसेस जो है, उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में रखेंगे। तो क्या होगा, हम लोगों का कोडिंग लिखने के टाइम पे कोड क्लियरेंस ज़्यादा होगा, हम्म, वो टाइपस्क्रिप्ट की वजह से होगा। उसमें जावास्क्रिप्ट काम नहीं होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो सेटअप है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जावास्क्रिप्ट सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। और टाइपस्क्रिप्ट का जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट क्लीननेस देता है। तो इसी वजह से उसका सेटअप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप। अभी हम लोग सीखने वाले क्या है, हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एंगुलर। ठीक
तो इसीलिए क्या है, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट में मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने बात कराएंगे, जैसे कि यहाँ पे var let const, ये एक्चुअली टाइपस्क्रिप्ट में भी दिखता है और ये जावास्क्रिप्ट में भी है। और ये बेसिकली आया है ECMAScript 6, मतलब जो जावास्क्रिप्ट का नया मॉडर्न वर्जन जो है 2015 के बाद से, उसी टाइम से ये ऑप्शंस एडिशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्लास बोलकर जो सिंटेक्स है, जो भी प्रोसेसेस है, वो सारा जावास्क्रिप्ट में ही है, लेकिन उसी चीज़ को एक्चुअली इनहेरिट किया टाइपस्क्रिप्ट ने। और टाइपस्क्रिप्ट क्या किया, उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा चेकिंग दे दिया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जिससे लोगों को इस काम को करना और भी बेहतर हो जाए। ठीक है। हम्म, और इसके साथ साथ क्या किया टाइपस्क्रिप्ट ने, और एक चीज़ किया, जिस ब्राउज़र के अंदर पुराना वाला वर्जन, मतलब मान लेते कि ऐसा कोई किसी के पास सिस्टम है जहाँ पे विंडोज़ 7 से पहले, मतलब विंडोज़ 7 से पहले क्या था, विंडोज़ XP था, या उस तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यूज़ कर रहा है अभी तक, विंडोज़ XP या उस तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था या है, वो बेसिकली मॉडर्न इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो अभी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो बेसिकली उस सिस्टम के लिए जावास्क्रिप्ट वर्जन जो है वो ECMAScript 5 चलता है। तो उसी टाइम पे अगर हम लोग मॉडर्न जो कोड बेस जो लिखा, हम लोगों को नॉलेज है मॉडर्न कोड बेस का, लेकिन पुराना वाला कोड बेस तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, या उसका कन्वर्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और टाइपस्क्रिप्ट को बोल देते हैं कि मुझे जो टारगेटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इसी प्लेटफॉर्म में भी हम लोगों का कोड को जो है चलाना है, तो क्या करता है टाइपस्क्रिप्ट, जब कंपाइल करता है कोड को, तब उसी प्लेटफॉर्म सपोर्टिव कोड को जनरेट कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों का कोड जो है वो हम लोग लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, लेकिन उसका जो कंपाइलेशन जो है वो अपना रिक्वायरमेंट वर्जन्स के हिसाब से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, हम लोगों का पुराना से लेकर लेटेस्ट तक कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ आया हाँ क्यों टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होता है? हाँ सर, तो क्या कन्फ्यूज़न दूर हुआ, टाइपस्क्रिप्ट क्यों है और जावास्क्रिप्ट क्यों है? हाँ सर। सर एक्चुअली बट पता है, जब हम काम कर रहे थे ना, हम्म तो मतलब हम मोस्टली हम फ्रंट एंड पे ही काम किए थे उस टाइम पे भी, हम्म अराउंड 1 साल। हम्म तो हम मतलब लॉजिक हमको वहाँ पे भी जब टाइपस्क्रिप्ट वाला इशू होता था, हम्म या वो हम लोगों को समझ में नहीं आता था, हम जावास्क्रिप्ट किए हुए थे तब, हम्म बट टाइपस्क्रिप्ट का हमको हम होता ना बस ऊपर ऊपर देख लिए थे और बस हो गया था, हम्म बट यूज नहीं कर पाए थे उसको ठीक से कभी। लेकिन एंगुलर को अगर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट अगर समझ नहीं आएगा, सॉरी जावास्क्रिप्ट अगर समझ नहीं आएगा तो टाइपस्क्रिप्ट समझ नहीं आएगा, और टाइपस्क्रिप्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा तो एंगुलर समझ नहीं आएगा, क्योंकि एंगुलर कम्प्लीटली टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके बना हुआ है। और टाइप्स एंगुलर समझ आ गया तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर फुल स्टैक डेवलपर जावास्क्रिप्ट रोड मैप पे ही रहना है, तो ये जो नेस्ट जेएस है, ये जो बैकएंड फ्रेमवर्क है जहाँ पे C# यूज़ कर रहे हो, वो भी बेसिकली मतलब ये जो नेस्ट जेएस है ये बैकएंड का काम करता है। इसका पूरा जो काम है ये बैकएंड का काम नेस्ट जेएस देखता है, जिसका कोड स्ट्रक्चर टाइपस्क्रिप्ट से बिल्ड हुआ है, और एंगुलर का जो कॉन्सेप्ट है उसी को इनहेरिट करके ये पूरा फिलोसॉफी को यहाँ पे लगाया है। इसका फिलोसॉफी नॉट ओनली एंगुलर, इसका मेन फिलोसॉफी जो है वो एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्प्रिंग बूट, उसी से इंस्पायर्ड है। स्प्रिंग बूट से इंस्पायर्ड है, और एंगुलर का जो टाइप
प्रोसेस है, टाइप ऑफ प्रोसेस वो यूज़ किया है। तो बेसिकली यही है मोस्टली फुल स्टैक का पार्ट, जो एंगुलर और नेक्स्ट जेस अगर करोगे तो ये बेसिकली फुल स्टैक का पार्ट होता है ऑन जावास्क्रिप्ट स्टैक में, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। पहला हम लोगों को काम है जावास्क्रिप्ट को समझना थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके साथ हम लोगों को टाइप स्क्रिप्ट को समझना। टाइप स्क्रिप्ट समझना बहुत आसान होता है। टाइप स्क्रिप्ट में मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, जो टाइप स्क्रिप्ट हम लोग जब यूज़ करते हैं, अभी काम किस में चल रहा है ज़्यादा, ये बोल सकते हो अभी सर कौन मतलब सी चीज़? प्रोजेक्ट तो मेरा एंगुलर पे ही है, बट अच्छा। हम लोग मतलब होता है ना सपोर्ट जैसा है अभी तो मोस्टली सीक्वल पे ही काम करते हैं। और वो लोग का अपना एप्लीकेशन है तो उसमें लॉग्स वॉग्स चेक करके करना पड़ता है। मतलब बेसिकली सीक्वल का जो क्वेरी लिखना पड़ रहा है, उसमें क्या सैप में लिखना पड़ता है? नहीं, उसका वर्क स्पेस है एक, मतलब वर्क बेंच करके है अच्छा। सीक्वल पे। ओ, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ऐसे, हाँ ये वाला। हाँ। ये वाला। सो मतलब बेसिकली अगर मैं वो लोग ने एप्लीकेशन बनाया है एक क्लाउड करके, तो एंगुलर पे ही और डॉटनेट पे ही है। तो वो ड्रिलिंग कंपनी है ये लोग। तो वो मान लीजिए अगर वो ड्रिल करता रहता है तो उसका रिग बहुत सारा रिग है, मतलब 300 अराउंड रिग है ये लोग का। तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अगर इशू है, जैसे वो लोग ड्रिलिंग करता है तो डेप्थ बिट या कुछ अगर वो होता है ना एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पे अगर गलत आ रहा है तो उसके लिए वो लोग कनेक्टर्स रखा है, कनेक्टर्स स्टॉप हो जाता है कभी, या कुछ टैग मैपिंग, ये यही सब है। एक्चुअली बट वही है, एंगुलर से नहीं है कुछ रिलेटेड, मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं, डेवलपर दूसरा लोग है। अच्छा, देखो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना, तुम्हारा अभी करंट जो जॉब रोल है ये एक्चुअली पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। हाँ हम्म, तो अ, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पैसे मिल रहा है, नौकरी कर रहे हो, पैसे मिल रहा है, तो इसलिए वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। लेकिन स्किल्स सेट को पूरा बिगड़ा, मतलब बिगाड़ के रख दिया। तो यहाँ पे स्किल सेट्स में मेन चीज़ यही है कि जब सीखना है तो मैं एक ही चीज़ फिर से गाइड कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट को देखो। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ आ रहा है उतना ही देखो, ठीक है। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट, और फिर हम लोग एंगुलर, ये तीनों चीज़ को करेंगे, ये तीनों चीज़ करेंगे। तो एंगुलर। सर, हाँ सर, मान लीजिए अगर हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और मतलब मान लीजिए हम कहीं, मतलब हम देखिए, हम ट्राई करेंगे कि हम जितना हो सके हमको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मतलब पहले का है थोड़ा सा तो। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है कि इस जगह पे, मतलब यहाँ पे बोलता हूँ कहाँ पे आगे प्रॉब्लम होगा। जैसे रेजेक्स वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये रेजेक्स वाला ऑप्शंस को क्रैक करने मत जाओ, क्योंकि ये क्रैक नहीं हो पाएगा। ये क्रैक करना अच्छे अच्छे लोगों को भी इम्पॉसिबल लगता है, तो इसको क्रैक करने मत जाना, क्योंकि ये समझ में उतना आएगा नहीं, और आएगा भी तो इसको अप्लाई करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है। तो इसलिए रेजेक्स को क्रैक करने मत जाना। सर मतलब हम W3 स्कूल से मतलब टॉपिक देख देख के, मतलब भाई HTML CSS में इसको फंक्शन को घुसाते जाए क्या, एक एक करके? ये यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, अभी कुछ करना नहीं है। ठीक अभी सिर्फ पढ़ना है, कोड को देखना है, समझना है। अभी क्या करना है कि अगर मान लो कि प्रैक्टिकल करने जाओगे, ठीक है, है। इसका प्रैक्टिकल यूजेस साबित तो है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग कुछ एंगुलर में हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोगों का इसका कोई प्रैक्टिकल यूजेस होगा नहीं। क्योंकि हम लोगों का मेन मतलब मेन जो काम है वो क्या है, एंगुलर में काम करना, मेन पर्पस है ना। तो एंगुलर प्रोजेक्ट जब तक हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का
जावास्क्रिप्ट का जो स्किल सेट है वो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एंगुलर में हम लोग जब काम करेंगे तो एंगुलर का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट का भी समझ है। क्यों मैंने ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन होगा ही होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइपस्क्रिप्ट में, उसके बाद होगा एंगुलर में। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रिपरेशंस होगा वो जावास्क्रिप्ट से ही होगा, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट, उसके बाद जाके एंगुलर। एंगुलर का जो सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये यहाँ पे जब हम लोग काम करेंगे या जितना टाइम इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, करते करते हम लोगों का एंगुलर का जो नॉलेज बेस जो है वो आ जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है मेनली जावास्क्रिप्ट में। सबसे ज़्यादा लोग अटकते हैं मतलब इंटरव्यू में वो जावास्क्रिप्ट में ही अटक जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो इसीलिए पहला जो नॉलेज होना चाहिए वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा चीज़ है। हाँ, मैंने बोलूँगा नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ अभी पढ़ने जाओ, जस्ट ओवरऑल आइडिया जितना हो सके ले लो, और मैंने जितना गाइड करूँगा उतना ही समझ लेने से अच्छा होगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने पढ़ने बोल रहा हूँ, कुछ ठीक है। दिमाग खराब मत करने बोल रहा हूँ, जस्ट पढ़ने बोल रहा हूँ। पढ़ के अगर समझ आ जाता है तो जितना आ रहा है उतना ही रहने दो, और अगर कहीं पे क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हो, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट को पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बार समझ आ जाता है तो टाइपस्क्रिप्ट समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके बना हुआ है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों एक ही साथ काम करता है। ओके, तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। टाइपस्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स है जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है उसी को यहाँ पे हम लोग सिंपल टाइपस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे वो डिपेंड करता है हम लोगों के रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली हम लोग बैठाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बैठाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्किप करने का बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर से तो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो सारा चीज़ टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ सर। तो इसीलिए पहला जो चीज़ है वो हम लोग को जावास्क्रिप्ट समझना होगा, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट, उसके बाद जाके एंगुलर जो है, एंगुलर में बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे जो जो ऑप्शंस है वो समझने में कोई दिक्कत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस अच्छे से लिखा हुआ है, उसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, सिर्फ यहाँ पे एंगुलर में ये नया जो फीचर्स है सिग्नल्स, इसके वजह से काफ़ी सारा चीज़ें चेंजेस हुआ है। तो ये सिग्नल पहले ये सिग्नल वाला पार्ट जो है वो RxJS से मैनेज करता था। यहाँ पे RxJS बोलकर जो लाइब्रेरी था वो पहले यूज़ होता था, अभी उसको हटा के यहाँ पे अभी सिग्नल्स यूज़ होता है। सर जैसे मतलब कंपनी सब में मतलब लेटेस्ट तो यूज़ नहीं करता वहाँ ये लोग, हम्म, लेकिन मतलब जहाँ पे चेंजेस जो है, अभी जो चेंजेस आया है, अभी हर एक प्लेटफॉर्म मतलब हर एक कंपनी जहाँ पे भी जो डेवलप हुआ है उसको अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो उसको लेटेस्ट में आना ही पड़ेगा। तो सर मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन मतलब ये लोग एंगुलर 13 में डाला हम्म, तो वो वर्जन अपग्रेड मतलब करता होगा वो लोग। हाँ डेफिनेटली करता है, कर रहा है। करता है नहीं, कर रहा है, क्योंकि विदाउट
अपग्रेडेशंस उसको लॉन्ग टर्म रख नहीं पाएगा। तो सर मतलब एंगुलर मान लीजिए 13 अगर कोई एप्लीकेशन ये लोग बनाया हम्म और उसके बाद फिर उसका वर्जन अपग्रेड मतलब कैसे करा, कोड चेंजेस कर देता होगा कोड तो चेंजेस करना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा? एकदम पूरा नहीं, लेकिन जो मेन मेन चेंजेस है वो तो करना पड़ेगा। मतलब पैकेजेस और लाइब्रेरी सब डाल देता होगा ना? पैकेजेस लाइब्रेरी डालने से कोई होगा नहीं। पैकेजेस लाइब्रेरी के साथ माइग्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चेंजेस हुआ है इस वर्जन के इस वर्जन। यहाँ पे माइग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन रहता है। अ, सर एक और दिक्कत ये है ना कि मतलब हम कोड मतलब हम लिखते नहीं है ना जब तक, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता ही नहीं है, मतलब आजकल के उस टाइम पे मुझे लगता है पूरा ही भूल गए। 13 एंगुलर, ये है बेसिकली माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन टूल। अभी यहाँ पे माइग्रेशन टूल में हम लोग का पहला जो चीज़ है स्टैंड अलोंग ऑप्शंस, मतलब पहले मॉड्यूलर स्टेप था, उसके बाद आया अभी स्टैंड अलोंग कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे पहले कंपोनेंट फास्ट, पहले मॉड्यूल फास्ट होता था, अभी कंपोनेंट फास्ट है स्ट्रक्चर। तो पहले कंपोनेंट बनता है, उसके बाद मॉड्यूल वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है। तो पहला जो चेंजेस आया है एंगुलर 13 और एंगुलर 17 में, वो है स्टैंड अलोंग कंपोनेंट। तो ये पहला चेंजेस है जो एन जी मॉड्यूल से, मतलब यहाँ पे पहले एन जी मॉड्यूल होता था, उसको कम्प्लीटली चेंज करके कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स में स्टैंड अलोंग कर दिया। ठीक है, तो ये पहला नेसेसरी जो चेंजेस है वो ये होता है। तो अभी मेनली जो भी अपग्रेडेशंस हो रहा है, जो भी अपग्रेडेशंस है, वो सारा अपग्रेडेशंस ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कोड बेस चेंज हो चुका है, बट हाँ उसका जो स्ट्रक्चर लेवल जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि इसका मेन जो इशू था स्टेबिलिटी इशू, मतलब स्टेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी इशू एंगुलर का। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो आता है, क्योंकि एंगुलर 15 जो है वो अलग तरीके से काम करता था और एंगुलर 17 जो है वो अलग तरीके से काम करता है। तो अभी के जो वर्सन है ये, अगर 17 से जो अपडेट हो चुका है 17 में, ठीक है, एंगुलर 17 में जो अपडेट हो चुका है उसको अभी का जो मॉडर्न कोड है वो उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगुलर 17 से 22 तक जो भी अपडेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेजर अपडेट हुआ 15 और 17 के अंदर। तो इसीलिए 15 और 17 के अंदर जो मेजर चेंजेस है उसी चेंजेस में ही थोड़ा सा दिक्कत आता है, अदरवाइज बाकी सारा जो चीज़ें है वो सेम है। अभी कोड लिखने का जो मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना वो लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस मतलब VS कोड है हाँ अपने, बेस कोड नोट। VS कोड है, तो VS कोड अगर होगा तो एक काम कर लो, प्रैक्टिकल जब करना है तो कैसे मैं बोलूँ, स्टार्ट करने में, स्टार्ट एंगुलर जब टारगेट है तो एक काम करो, पहले एंगुलर को सेटअप कर लो। ठीक है, एंगुलर सेटअप करके प्रोजेक्ट सेटअप कर लो। हम लोग इसी में ही कोड लिख लिख कर जो स्किल्स सेट है वो बढ़ते रहेगा, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो एंगुलर में कुछ मतलब है नहीं ना अपने पास। तुम्हारे पास क्या है कुछ?
नहीं, जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट करो, बट बेसिकली एक काम करेंगे, अगले क्लास में हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए हम लोग टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का जो भी अपडेटेशन है वो मैंने बात करेंगे। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, अप टू मतलब डाउन टू अप होते हैं, बट यहाँ पे मैं अप टू डाउन करूँगा। पहले राइटिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग। मेरे ख्याल से ये अप्रोच जो होगा ये बेहतर होगा, क्योंकि पहले हम लोग कैसे काम करते वो देखेंगे, उसका प्रोसेस में जाएंगे, और उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रहा है वो सीखेंगे। तब जाके मुझे लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग जो प्रोसेस है ये बेहतर होगा। ठीक है, तो अगले हाँ दिन सर। जो है, अगले दिन हम लोग पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, एंगुलर प्रोजेक्ट। उसके हाँ अंदर सर। जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे ज़रूरत पड़ रहा है, उसको हम लोग साइड बाय साइड उसको अंडरस्टैंड करते रहेंगे। हाँ सर। बट अभी का जो टास्क है, नेक्स्ट क्लास से पहले जो टास्क है, जावास्क्रिप्ट पहले समझ लो। ठीक है, हाँ मैंने सर। बोलूँगा कि जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए स्कोप, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट तक पढ़ रहे हैं। सर हमको टाइपस्क्रिप्ट में आपका हेल्प लगेगा तो। हाँ, डेफिनेटली मैं करूँगा, उसका दिक्कत नहीं है। मैंने जो बोला कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तक पढ़ लेना। ठीक है सर। ठीक है, वैसे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन तो होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ये भार लेट कॉन्स्ट इसके बारे में बात किया, तो यहाँ पे वो स्कोप्स में आ रहा है। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। ओके, हाँ सर। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है। और टाइपस्क्रिप्ट में जो प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम लगा टाइपस्क्रिप्ट में? सर मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो मतलब कहाँ पे कैसे, मतलब जावास्क्रिप्ट में कैसे वो होता है ना कि कैसे उसमें मिक्स हो गया, वो समझ में नहीं आता हमको। अच्छा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर कर देगा। मेनली ठीक है प्रॉब्लम यही है कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हो, सर। हाँ। वही मेन प्रॉब्लम है। तो मतलब टाइपस्क्रिप्ट देखा जाए तो हम पढ़े नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं कि हाँ हम पढ़े थे, उसको यूज़ किए थे, हाँ बट टाइपस्क्रिप्ट हम यूज़ नहीं किए, मतलब ऑनेस्टली मतलब नहीं हुआ हमको लगता है। हाँ, हुआ भी होगा तो हमको पता नहीं चला हो। एक्चुअली बात यही है कि टाइपस्क्रिप्ट पढ़ने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बात यही है, क्योंकि बेसिकली जिसको जावास्क्रिप्ट के बारे में कंप्लीट अच्छे से नॉलेज हो, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट मेनली क्या करता है, इसमें डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। और मैं यहाँ पे जब प्रैक्टिकली काम करेंगे वो बता देगा कि बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट कब कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट से अलग करता है। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जो पढ़ने बोला वो पढ़ लो। ठीक है, आज का जो वीडियो है मैंने ये भेज देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब करेंगे?